बस 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 भाई झगड़ा है। चलो देखो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा द कंसेप्ट्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, देखो भाई सारी चीजें समझेंगे, बेसिक डेफिनेशंस, कंसेप्ट्स, डेरिवेशन, फॉर्मूलाज, एवरीथिंग। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास अपने पुराने वाले नोट्स है ना, 12th वाले बच्चे लोग जो बैठे हैं, ठीक है, तो वो उनको अपने सामने रखना। ठीक है, बाकी नीट वाले बच्चे लोग आप लोग ध्यान से समझो सारी चीजें बेटा। तो देखो वेव ऑप्टिक्स में जो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को समझना है बहुत अच्छे तरीके से, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। कि भाई वेव फ्रंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वेव फ्रंट क्या चीज होती है। ठीक है, इसको पॉइंट्स में ध्यान रखो। देखो सबसे पहली चीज कि वेव फ्रंट क्या है। इट इज बेसिकली द लोकस ऑफ पार्टिकल्स। ये बेसिकली क्या है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का लोकस है। ठीक है, लोकस ऑफ पार्टिकल्स, और वो भी किस तरीके से, दैट वाइब्रेटिंग in a given medium and in a given phase। ठीक है, इस तरीके से। अब इन अ गिवन फेज में याद रखना है कि जो फेज डिफरेंस होगा, यहां पर 5 को हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं बेटा, वी आर कंसीडरिंग दिस एज द फेज डिफरेंस। अब वो फेज डिफरेंस या तो जीरो रहेगा, और अगर जीरो नहीं है, कोई नॉन जीरो वैल्यू है, तो थ्रू आउट क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं बोलता हूं लोकस ऑफ द पार्टिकल्स, तो लोकस ऑफ द पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया, उनका वो रास्ता जिस पे वो वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, सो व्हाट इज वेव फ्रंट, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन अ गिवन मीडियम एंड इन अ गिवन फेज इन सच अ वे कि या तो फेज डिफरेंस क्या रहे, जीरो, और या फिर फेज डिफरेंस क्या रहे, कांस्टेंट। सिंपल, ये ध्यान रहेगा वेव फ्रंट। फिर इसी के साथ आपको वेव फ्रंट के लिए दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली, दैट अ रे एंड अ वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि एक जो रे ऑफ लाइट रहेगी और जो वेव फ्रंट रहेगा, वो दोनों एक दूसरे से कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में आ रखा है आपका, दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ रे एंड अ वेव फ्रंट। कि रे और वेव फ्रंट में क्या रिलेशन होता है। सो हमें सीधा क्या लिखना है, दैट दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, दे आर नॉर्मल टू ईच अदर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम लोग यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि टू वेव फ्रंट्स can never cross बोले तो intersect each other। कि दो वेव फ्रंट्स जो है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब इसका रीजन ध्यान रखेंगे, इसका रीजन क्या है। हमने क्या बोला, लोकस ऑफ पार्टिकल्स, और वो लोकस ऑफ कैसे पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेट करने का मतलब क्या हुआ, ऑसिलेट कर रहे होंगे, टू एंड फ्रो मोशन होगा। ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ जब कोलाइड करेंगे तो अपना एनर्जी और मोमेंटम क्या करेंगे, दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, वो दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस तरीके से क्या होगा, एनर्जी का प्रोपगेशन होगा। एनर्जी के प्रोपगेशन का मतलब क्या हुआ, वेव, एक वेव बन जाएगी। अगर वो इंटरसेक्ट करे तो एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन बन जाएंगी एनर्जी के प्रोपगेशन की, और एक ही टाइम पे दो अलग अलग डायरेक्शंस पॉसिबल। इस वजह से दो वेव फ्रंट एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ध्यान रहेगा। सो वेव फ्रंट क्या है, और उसको लेकर के ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें अलग से ध्यान रखनी है। कर सकते हैं इसको अच्छे से। इसके बाद हम लोगों को यहां पर वेव फ्रंट की कुछ शेप्स ध्यान रखनी है बेटा। That is various wave fronts। अब देखो, जो अलग अलग तरीके के वेव फ्रंट आते हैं, इसमें सबसे पहला हम लोग ध्यान रखेंगे बेटा,
that is wavefront for a point source, कि एक पॉइंट सोर्स के लिए वेवफ्रंट कैसा होगा। और ये पॉइंट सोर्स का वेवफ्रंट आज जब हम हमारा लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे ना आज की क्लास में YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है। और बहुत सिंपल सी चीज है, अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, इस तरीके से लिया हम लोगों ने हमारा पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स का वेवफ्रंट कैसे विल बी इन द स्फेरिकल फॉर्म, ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में बनाना है, ठीक। और ये जो हम बना रहे हैं ना कि एक डार्क एक डॉटेड, ये बेसिकली क्या रहेंगे हमारे क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक। इसमें चॉइस है, मान लो इसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया क्रस्ट, ठीक है, और ये जो डॉटेड वाला है इसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया ट्रफ। वो आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी ले सकते हो, ठीक है। एंड वी कॉल दिस एज अ स्फेरिकल वेवफ्रंट। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ये हमारा कैसा वेवफ्रंट है, स्फेरिकल वेवफ्रंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अच्छा एक और कर लेते हैं, फिर इन दोनों को साथ में क्लियर करेंगे और अच्छे से। दूसरा हमारे पास आता है वेवफ्रंट फॉर अ डिस्टेंट सोर्स, ठीक भाई। वेवफ्रंट फॉर अ डिस्टेंट सोर्स का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंट सोर्स का मतलब हुआ दैट इज एट इंफिनिटी, बहुत दूर नहीं रखा हुआ है, ठीक है। और अगर हमारा सोर्स इंफिनिटी पर है, सो रेज ऑफ लाइट विल बी पैरेलल। जो रेज ऑफ लाइट होंगी वो एक दूसरे से कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये पॉइंट समझ आया। अब अगर हमारी रेज ऑफ लाइट एक दूसरे से पैरेलल है बेटा, ये हमारे डिस्टेंट सोर्स से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, तो जब इंफिनिटी से आएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे पैरेलल, और यहां जो हमारा वेवफ्रंट बनेगा वो किस तरीके से, ऐसे परपेंडिकुलर, ये हमारा वेवफ्रंट हो जाएगा। रे ऑफ लाइट से कितने एंगल पर बनाएंगे, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। एंड वी कॉल दिस एज द प्लेन वेवफ्रंट। इसी को हम लोग क्या नाम देंगे वहां पे, कि ये कैसा वेवफ्रंट है हमारा, प्लेन वेवफ्रंट है, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा केस देखते हैं, उसे हम नाम देते हैं बेटा कन्वर्जिंग वेवफ्रंट। कन्वर्जिंग वेवफ्रंट। अब कन्वर्जिंग देखो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो नाम से ही क्लियर होता है कन्वर्जिंग वेवफ्रंट। कन्वर्जिंग वेवफ्रंट का मतलब क्या होगा कि रेज ऑफ लाइट जो होंगी वो एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इस तरीके से। These rays of light are meeting at a point, say the point is P. अब यहां जब हम बनाएंगे तो किस तरीके से, this way। तो ये जो हम लोगों ने बनाया है यहां पर, ये हमारा कौन सा वेवफ्रंट बना, दिस इज हमारा कन्वर्जिंग वेवफ्रंट, ठीक है। इसी तरीके से शेप सेम रहेगा। अभी रेज ऑफ लाइट अंदर की तरफ आई है, हम यहां से क्या करते हैं, रेज ऑफ लाइट को बाहर की तरफ ले जाते हैं। अगर हम रेज ऑफ लाइट को बाहर की तरफ ले गए तो वो हमारा चौथा केस हो जाएगा, एंड वी कॉल इट एज व्हाट, डाइवर्जिंग वेवफ्रंट। डाइवर्जिंग वेवफ्रंट। अब देखो डाइवर्जिंग में क्या करा हम लोगों ने, डायग्राम सेम रखा, बट जो रेज ऑफ लाइट पहले अंदर की तरफ आ रही थी, हम अब उनको कैसे ले जाते हैं, ऐसे बाहर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। से द पॉइंट इज P। अब जो शेप रहेगी बेटा उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, शेप विल रिमेन्स द सेम। फर्क ये होगा, यहां अभी इस केस में जो वेवफ्रंट है वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहां बात करता हूं इस केस में, सो वेवफ्रंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है। सिर्फ ये डिफरेंस है, एक केस में क्या है कन्वर्जिंग और दूसरे में क्या है डाइवर्जिंग। ये डिफरेंस है, शेप सेम रहेगी, सिर्फ एरोस बदल जाएंगे, डायरेक्शंस बदल जाएंगे, याद रहेगा। और ये जो बनाया हम लोगों ने, ये हमारा कौन सा वेवफ्रंट,
डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, ये ध्यान रहेगा। ठीक, फिर अलग से एक ध्यान रखेंगे हम लोग, दैट वेव फ्रंट फॉर अ सिंगल रे ऑफ लाइट, wave front for a single ray of light, कि अगर एक सिंगल रे ऑफ लाइट के लिए वेव फ्रंट बनेगा तो किस तरीके से, उसका नाम ध्यान रखेंगे, वी कॉल इट एज द सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। उसे हम क्या नाम देंगे बेटा वहां पर, वी कॉल इट एज द सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और बनाना किस तरीके से है, ये देखो भाई, अगर हमारे पास एक सिंगल रे ऑफ लाइट ये ले लिया हम लोगों ने, तो जब हम सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएंगे तो विल एनक्लोज इट विद इन अ सिलेंडर, इस तरीके से करके ये बना देना है। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों को ये जो क्रॉस सेक्शंस हैं ये बनाएंगे यहां पर हम डॉट, जो डॉट है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और फिर बनाएंगे हम ऐसे एरोहेड्स, ये जो एरोहेड्स हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा कैसा वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल, जो कि किसके लिए रहेगा, एक सिंगल रे के लिए रहेगा। ठीक, सो अभी हमने सिर्फ क्या देखा, पहली चीज वेव फ्रंट को डिफाइन कैसे करना है, दूसरा उसके दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट, तीसरा अलग अलग तरीके के वेव फ्रंट्स को ड्रॉ कैसे किया जाएगा। इतना प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। ठीक, नाउ लेट्स सी, हमारे पास एक सिचुएशन ले लेते हैं, सपोज हमारे पास ये एक कन्वेक्स लेंस है, आप इसे कन्वेक्स लेंस कहिए या फिर कन्वर्जिंग लेंस कहिए, बाइफोकल भी कहते हैं, डबल कन्वेक्स भी कहते हैं, सेम चीजें हैं। ठीक है, और ये रखा हम लोगों ने इसका प्रिंसिपल एक्सेस इस तरीके से, और पॉइंट मार्क कर देते हैं यहां पर से, इस तरफ मार्क कर दिया मैंने, दिस पॉइंट इज द फोकस। ठीक, अब जो रेज ऑफ लाइट है बेटा, दे आर फॉलिंग फ्रॉम इंफिनिटी, वो कहीं डिस्टेंट सोर्स से आ रही है। सो जब डिस्टेंट सोर्स से आएंगी सो दे विल बी पैरेलल, इस तरीके से पैरेलल आएंगे। ठीक, और कन्वर्जिंग लेंस इन्हें कहां मीट कराएगा, रिफ्रैक्शन के बाद दे विल मीट एट द फोकस, यही चीज होगी। अब अगर देखा जाए, ये हमारी पैरेलल बीम है, और पैरेलल बीम के लिए हमारा वेव फ्रंट जो है वो किस तरीके का वेव फ्रंट रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट। आई बात समझ में? तो यहां ये चीज क्या बनी, दिस इज द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। आया समझ बेटा? ठीक है, रेज ऑफ लाइट, भाई हमारे कन्वेक्स लेंस ने रेज ऑफ लाइट को क्या करा, कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, तो यहां से ये बनाया इस तरीके से। ठीक, सो ये जो हमारे पास बना, ये हिस्सा हमारा कौन बना, दिस इज द रिफ्रैक्टेड कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ये चीज समझ आई? अब एक चीज सोचो आप लोग, आपके पास पॉइंट एफ पर यहां this is going to be a point size image, हाँ या ना बताओ। भाई आपके पास जो इमेज बनी वो एक पॉइंट साइज इमेज बनी, और अगर हमसे बोला जाता है भाई पॉइंट साइज इमेज का वेव फ्रंट, इसका वेव फ्रंट क्या होगा, सो हमें याद होना चाहिए। अभी हमने शेप्स बनाई थी तो उसमें था ना पॉइंट सोर्स के लिए। सो अगर मेरे से बात की जाती है इमेज के लिए, भाई देखो अभी जो हमने बनाया वो रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए बनाया, इमेज के लिए नहीं बनाया। अगर इमेज देखते तो इमेज क्या है, पॉइंट साइज, उसका वेव फ्रंट क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी द स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये कौन सा वेव फ्रंट रहेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट रहेगा। आई बात समझ में? तो जो वेव फ्रंट के जो शेप्स है ना वो इंडिविजुअली भी ध्यान रखनी है, और यूज कुछ इस तरीके
तरीके से होगा किसी पर्टिकुलर रे डायग्राम के अंदर। क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से? सो वेव फ्रंट क्या चीज है और उसे इस्तेमाल कैसे करना है, प्रॉपर्ली क्लियर? बढ़े आगे, ठीक। देन इसके बाद अगला कंसेप्ट जो है वो थियोरेटिकल पॉइंट है, ध्यान से समझो बेटा इसको। वी कॉल दिस एज द वेव थ्योरी। और Huygens प्रिंसिपल। देखो भाई 12th वाले बच्चे पार्टी, आपको फाइनल एग्जाम देना 101% है, पक्का मिलेगा, ठीक है? सो ध्यान से समझ के चलो इसको। सो Huygens प्रिंसिपल्स या फिर वेव थ्योरी, इसके 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। जो पहला पॉइंट उसने कहा, ठीक है, उसने क्या कहा, मान लो हमारे पास एक ही गिवन वेव फ्रंट है, मैंने पॉइंट सोर्स दिया, पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होगा वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम लोग। ये बना दिया। अब ये वेव फ्रंट प्रोपगेट कर रहा है बिंदास अपना, ठीक है? इस वेव फ्रंट के अंदर हम लोगों ने यहां कहीं एक डिस्टरबेंस कर दी इस पॉइंट पे, ठीक है? तो जहां हम डिस्टरबेंस करेंगे वहीं से हमारे पास एक नया वेव फ्रंट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, एक नया वेव फ्रंट बन के आ गया इस तरीके से। क्लियर हुआ? अभी ये खत्म नहीं हुए थे, ये वेव फ्रंट ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है? हमने यहां कहीं डिस्टरबेंस कर दी, तो यहीं से क्या होगा, हमारे पास एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा इस तरीके से। आई बात समझ में? तो अब यहां पर हमने क्या देखा, ये नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स हैं हमारे पास एंड दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दे आर सुपर इम्पोजिंग। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज बोले तो इंटरमिक्स हो रहा है यहाँ पर सारा मामला, तो ये इंटरसेक्शन ऑफ वेव फ्रंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? सो पहले पॉइंट में उसने हमसे क्या कहा, उसने सिंपल सी चीज कही दैट every new point in a given wavefront, in a given wavefront will behave as a source of डिस्टरबेंस। भाई हर नया पॉइंट किसका काम करेगा, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस का। जैसे ये वाला था गिवन वेव फ्रंट, इसमें हमने ये वाला पॉइंट लिया, तो इसने किसका काम करा, एक डिस्टरबेंस का, और एक नया वेव फ्रंट बनाया। फिर हमने ये एक नया पॉइंट लिया, इसने किसका काम करा, डिस्टरबेंस का, और इसने एक नया वेव फ्रंट बनाया। ये चीज क्लियर हुई? तो उसने क्या कहा, एवरी न्यू पॉइंट इन अ गिवन वेव फ्रंट विल बिहेव एज अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस व्हिच गिव rise to a new wave front, जो कि क्या करता है बेटा, एक नया वेव फ्रंट बनाता है। एंड ये ध्यान रखेंगे, ये जो नया वेव फ्रंट बना, दिस न्यू वेव फ्रंट दिस फॉर्म इज नोन एज द सेकेंडरी वेवलेट। ये जो नया वेव फ्रंट बना, इसी को हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। पहला पॉइंट समझ आया? सिंपल सी चीज है, कोई कॉम्प्लेक्स पॉइंट नहीं। अगर गिवन वेव फ्रंट है, उसमें हमने कोई डिस्टरबेंस करी तो वो नया बना देगा, और जो नया बनेगा उसी को क्या नाम देंगे, सेकेंडरी वेवलेट। आई बात समझ में? अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है उसे समझेंगे ध्यान से बेटा। अब दूसरे पॉइंट को समझने के लिए ना आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? This is speed of light in vacuum to the speed of light in the medium. तो यहां से हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को कितना लिख सकते हैं, c/n। ये कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वेव थ्योरी का, वो क्या बोलता है हमसे कि जो नया वेव फ्रंट बनेगा वो किसी मीडियम में बनेगा। भाई लाइट है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, लाइट की। लाइट तो हर मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। जैसे अभी हम इस रूम में एटमॉस्फेयर एयर में बात करेंगे तो हम स्पीड कितने लेके चलेंगे, 3 × 10⁸। पर क्या लाइट पानी में ट्रेवल नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या पानी से ग्लास में ट्रेवल नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। पर क्या वहां उसकी स्पीड सेम रहेगी? नो।
अगर पानी में बात करते हैं स्पीड अलग होगी, ग्लास में बात करते हैं स्पीड अलग होगी। तो सेकेंड पॉइंट में उसने क्या बोला कि जिस मीडियम के अंदर नया वेवफ्रंट बनेगा, ठीक है, उस मीडियम के अंदर जो भी लाइट की स्पीड होगी वही स्पीड किसकी रहेगी, सेकेंडरी। सेकेंड पॉइंट सिंपल, उसने क्या बोला कि जो नया वेवफ्रंट बना दैट इज हमारा सेकेंडरी वेवलेंथ, ये हमेशा किसकी स्पीड से ट्रेवल करेगा, लाइट की स्पीड से, जो भी उस मीडियम में वो रहेगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नया वेवफ्रंट जो बना वो ग्लास में बना, ठीक है। सो से फॉर एग्जांपल न्यू वेवफ्रंट, अब न्यू वेवफ्रंट बोले तो सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है, एंड सेकेंडरी वेवलेट दिस इज फॉर्म्ड इन ग्लास। वो कहां बन रहा है, ग्लास में। अगर सेकेंडरी वेवलेट ग्लास में बना देन सेकेंडरी वेवलेट travel with the speed of light in the glass, जो कि कितनी होगी, this will be C divided by refractive index of glass। आई बात समझ में? तो भाई पहले में क्या बोला कि every new point in the given wavefront will behave as a source of disturbance which will give rise to the new wavefront, and the new wavefront thus formed is known as what, secondary wavefront। इज सिंपल। फिर दूसरा क्या बोला कि जो नया वेवफ्रंट बना, जो सेकेंडरी वेवलेट बना, जिस मीडियम में बनेगा उस मीडियम में वो किसकी स्पीड से ट्रेवल करेगा, जो लाइट की स्पीड होगी उस मीडियम में। तो हमने एग्जांपल लिया कि मान लो भैया वो ग्लास में बना, ठीक है, तो किसकी स्पीड से ट्रेवल करेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट मींस स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फार्मूला ये था, हमने सब्स्टिट्यूट करा और सब्स्टिट्यूट करते समय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस रख दिया, ग्लास का, तो हमें स्पीड मिल जाएगी कहां पे, ग्लास में। उसी स्पीड से कौन ट्रैवल करेगा, हमारा नया वेवफ्रंट, हमारा सेकेंडरी वेवलेट। दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए। तीसरा पॉइंट सुनना है ध्यान से, लिखना उसी तरीके से है जैसे आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है। फॉर एग्जांपल जब वेवफ्रंट ट्रैवल कर रहा होगा तो से 0 इंस्टेंट से हमने शुरू करा, 0 इंस्टेंट से हम कह रहे हैं हमने वेवफ्रंट को 15 सेकंड के लिए ट्रैवल करा, ठीक है, और हम लोगों ने छठे सेकंड पे डिस्टरबेंस क्रिएट करी, ठीक है। सो छठे सेकंड पे गिवन वेवफ्रंट की कुछ एनर्जी होगी और हमने जब छठे सेकंड पे डिस्टरबेंस करी, सो छठे सेकंड पे ही नया बनेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि गिवन वेवफ्रंट में जिस इंस्टेंट पे हम डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, 6th सेकंड पे, भाई हमने कंसीडर किया कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 15 सेकंड के लिए ट्रेवल करा रहे हैं और छठे सेकंड पे हमने क्या कर दी, डिस्टरबेंस। सो जिस इंस्टेंट पे हमने डिस्टरबेंस करी उस इंस्टेंट पे जो नया वेवफ्रंट बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, उस इंस्टेंट पे गिवन वेवफ्रंट की जो एनर्जी रही होगी उसकी वजह से। सिंपल सी चीज है, जिस इंस्टेंट पे हम लोगों ने डिस्टरबेंस करी उस इंस्टेंट पे गिवन वेवफ्रंट की कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी, उसी एनर्जी की वजह से क्या बनेगा, नया वेवफ्रंट। सिंपल कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या पॉइंट, वेव थ्योरी या फिर ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो हमने दो कंसेप्ट देखे अभी। पहला वेवफ्रंट क्या है, वेवफ्रंट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट क्या है, डिफरेंट शेप्स ऑफ वेवफ्रंट क्या है और उनको कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरा पॉइंट हमने देखा हमारे ह्यूजेंस प्रिंसिपल। हो जाएंगे अच्छे से। अगला जो कंसेप्ट आता है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के पास, हम लोगों को verify the law of reflection। अब ये law of reflection का मतलब क्या है कि हमें प्रूव करना है I is equal to R, ठीक है। So verify law of reflection using wave theory, और वो भी किसकी हेल्प से करना है, वेव थ्योरी की हेल्प से। वेव थ्योरी की हेल्प से मतलब हम लोगों को वहां पर क्या यूज करना है, वेव फ्रंट के कंसेप्ट को। जल्दी से आ जाओ, हमें वेव फ्रंट के कंसेप्ट को यूज करके प्रूव करना है कि I विल बी इक्वल्स टू R। एकदम सही टाइम पे इधर ही बैठे, नहीं बैठे, ठीक है। कल तेरा ये डाउट था ना, ये कैसे करेंगे, समझ ध्यान से बेटा।
भाई हम लोगों ने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसीडर करी, ठीक है। अब क्योंकि बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, एंड रिफ्लेक्शन इज अ सिंगल मीडियम फिनोमिना, ठीक है। हम यहां डिफरेंट मीडियम्स नहीं लेते, एक ही मीडियम पे चलता है सारा कुछ। तो स्पीड में कभी कोई चेंजेस, स्पीड विल रिमेन द से हमने स्पीड कंसीडर कर ली टी, सॉरी सी, एंड टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन इसको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग टी। नाउ रे ऑफ लाइट जो है वो ये इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से, ठीक, और यहां से रिफ्लेक्ट करके ऐसे चलेगी। तो ये है हमारे पास P Q और ये है P डैश Q डैश, इस तरीके से। और ये हम लोगों ने बेटा यहां पर ये बना दिया नॉर्मल, दिस वे। अगर देखा जाए सो दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एज इट इज। ये क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट विल बी द सेम, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल। और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि अगेन इसके बराबर रहेगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है एक दूसरे से। सो ये हम लोगों ने कर दिया यहां पर दिस वे। अब हमें पॉइंट याद करना है जो हमने शेप्स बनाई थी। अगर रेज ऑफ लाइट एक दूसरे से पैरेलल है तो वेवफ्रंट कैसा, प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट मतलब रेज ऑफ लाइट से कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर। सो हम लोगों ने बनाया अपना वेवफ्रंट। सो देखो इंसिडेंट बीम्स पैरेलल टू ईच अदर, सो यहां से इस तरीके से 90 डिग्री पर हम लोगों ने क्या बना लिया, हमारा इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट। ये जो हमने बनाया अभी, ये वाला जो बनाया, ये क्या है हमारा, इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट। नेमिंग कर देते हैं, से दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक, और लिख देंगे यहां पर। आगे चलने से पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। नाउ ये जो ए बी है हमारा, ये कौन है, दिस इज द इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट। ये चीज बनी है हमारे पास। अगर AB is the incident plane wavefront, तो पॉइंट B से लेकर के एंड अप टू दिस पॉइंट, से द पॉइंट B x, इस पॉइंट को मैं x कर देता हूं, तो पॉइंट B से लेकर के पॉइंट x तक जो होगा कैन बी ट्रीटेड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इंसिडेंट लाइट। भाई ये क्या हो जाएगा, t टाइम के अंदर जो इंसिडेंट लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बन गया। सो व्हाट इज दिस bx, bx, सो bx क्या बना, this is the distance traveled by कौन सी लाइन, इंसिडेंट, and what is distance, this is speed into time, so this means bx हमारे पास किसके बराबर आ गया, ct। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ आया, विश्वास सामने बैठा। अभी हमने करा इंसिडेंट के लिए, वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस फॉर रिफ्लेक्टेड, डिट्टो प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। आप देखो कैसे, भाई ये दोनों क्या है एक दूसरे से, कैसा वेवफ्रंट आएगा, प्लेन वेवफ्रंट रहेगा फिर से। सो हम लोगों ने यहां पर बनाया अपना ये एक प्लेन वेवफ्रंट, कितने एंगल पर, से द पॉइंट बी y। तो भाई अगर y x, ठीक है, इज द प्लेन वेवफ्रंट, तो a से लेकर के y तक, ठीक है, क्या बना, t टाइम के अंदर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट। यही चीज होगी, मेंशन करते हैं हम लोग कि भाई व्हाट इज दिस एक्स वाई, ये हमारे पास जो एक्स वाई है ये क्या है हमारा, नाउ एक्स वाई, दिस इज द रिफ्लेक्टेड प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है। और अगर एक्स वाई इज द रिफ्लेक्टेड प्लेन वेवफ्रंट, तो ए से लेकर के वाई तक क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट। सो यहां से AY will be what, this is the distance traveled by, जो कि क्या होगा, speed into time। let it be equation number 6। ध्यान रहेगा। अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा, अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी कितना रहेगा, I रहेगा।
और अगर ये एंगल R है तो यहां से जो वेव फ्रंट ने सरफेस के साथ, ये ध्यान रखना, एंगल कौन सा, वेव फ्रंट से रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ, वेव फ्रंट से रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ, ठीक है, नहीं तो एंगल गलत हो जाएंगे बेटा वहां पर। सो ये एंगल कितना रहेगा, हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर, दैट इज द रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट, ठीक है। अब कैसे, हम ट्रायंगल पकड़ते हैं ए बी एक्स, ठीक है। सो टेकिंग ट्रायंगल ए बी एक्स एंड, देखो ये लिया ए बी एक्स, यहां से एक्स वाई ए, ये वाला, ठीक है। सो ट्रायंगल एक्स वाई ए, अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अगर ध्यान से देखो ए एक्स इज कॉमन एंड एंगल बी एंगल वाई दोनों 90, ठीक है। सो मेंशन करो सबसे पहली चीज ए एक्स दिस इज कॉमन, फिर दूसरी चीज एंगल बी इक्वल्स एंगल वाई, बोथ 90 डिग्री, एंड द नेक्स्ट थिंग ट्रायंगल ए बी एक्स जो है, ए बी एक्स, इसमें बी एक्स, ठीक है, और एक्स वाई ए जो है ट्रायंगल, इसमें ए वाई, ये दोनों भी तो बराबर है भाई, ए बी सी टी और वो भी सी टी। सो हम लिख सकते हैं बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। सो तीसरी चीज है हमारे पास बी एक्स इज इक्वल टू एंड बोथ इक्वल्स सी टी, ठीक। तो भाई अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ए बी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, एक्स वाई ए बाय आरएचएस, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या रहेंगे, सेम। सो अगर मैंने लिया बी ए एक्स तो यहां से कौन होगा वाई एक्स ए, क्लियर। सो यहां से लिया बी ए एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स ए, दैट इज बाय सीपी सी टी, और अगर ऐसा है तो भाई व्हाट इज दिस आई एंड व्हाट इज दिस, सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ योर वेव फ्रंट, दैट इज वेव थ्योरी। कर सकते हैं अच्छे से, स्टेप्स ध्यान रखने के, स्टेप्स कैसे फॉलो करने जाए, हो जाएगा सबका। तो ये तो हमने प्रूव करा अभी किस चीज को, रिफ्लेक्शन को। अब हमें किसे प्रूव करना है, रिफ्रैक्शन, दैट इज योर स्नेल्स लॉ, ठीक। अब इसको समझेंगे बेटा ध्यान से, कंसेप्ट सेम इंप्लीमेंट करना है आप लोगों को। देखिए दैट इज योर स्नेल्स लॉ यूजिंग वेव थ्योरी। अगर हम लोग स्नेल्स लॉ को प्रूव करना चाह रहे हैं वेव थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ प्रूव करने का मतलब क्या हुआ, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज बाय डिफॉल्ट डेंसर बाय रेयर। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम रे ऑफ लाइट को कहां से कहां लेके जाएंगे, रेयर से डेंसर। अगर डेंसर से रेयर लेके जाते हैं तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर, वो रिवर्स हो जाएगा अगर आपके पास। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आ रहा है तो वो किस टर्म में कह रहा है, कि रे ऑफ लाइट को रेयर से डेंसर में लेके जाना है या रे ऑफ लाइट को डेंसर से रेयर। कंसेप्ट पूरा एज इट इज चलेगा, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस आएगा कि जब रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो वी विल मेक इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बस ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अब कैसे करना है देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले हम लोगों ने बनाया इंटरफेस, जल्दी से आगे बच्चे, जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा हो। से द इंटरफेस भी एक्स वाई, यहां रखा हम लोगों ने रेयर मीडियम, से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 या फिर nr लिख दो। रेयर मीडियम n1 और या फिर nr, और यहां पर जो स्पीड है वो आप लोगों ने रख दी v1 या फिर c, ठीक है। नाउ दूसरा यहां पर हम लोगों ने रखा कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना n2, और या फिर आप लोग यहां कितना लिख दिए nd,
और जो स्पीड है यहाँ पर बेटा वो आप लोगों ने कंसीडर करी v2 और या फिर v, इस तरीके से करके। नाउ रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है यहाँ पर, so this is P and this is Q, और ये हम लोगों ने बनाया बेटा यहाँ पर नॉर्मल, और क्योंकि रे ऑफ लाइट कहां से कहां आ रही है, रेयर टू डेंसर, सो विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था, पर हम लोग क्या करेंगे, इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल इस तरीके से बेंड कर लिया। so this is P dash and Q dash, ये चीज रही है हमारे पास। अब क्योंकि पैरेलल बीम है, ठीक है, सो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, प्लेन। तो उससे पहले हम एंगल्स को मार्क कर लेते हैं बेटा। ये एंगल क्या रहेगा, आई, और ये एंगल क्या रहेगा, आर। ये एंगल सेम आई, और एग्जैक्ट जैसे पहले आर था तो एज इट इज ये भी क्या रहेगा, आर। अब हमने बनाया वेव फ्रंट, सो पैरेलल बीम, सो दिस इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, जो कि कितने एंगल पर रहेगा, 90। एज इट इज ये दोनों पैरेलल है फिर से, सो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी कैसा रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट अगेन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये चीज कर दी हमने। एंड वही पहले की तरह ये एंगल आई है, सो वेव फ्रंट से सरफेस ये भी कितना रहेगा, आई। अगर ये एंगल आर है, सो वेव फ्रंट से सरफेस ये एंगल भी कितना रहेगा, आर। डायग्राम कंप्लीट, नेमिंग कर देते हैं यहां पर। सो दिस इज ए, बी, दिस इज एक्स एंड वाई। यहां से एक्स वाई हटा देते हैं। पहले बताओ डायग्राम समझ आ गया अच्छे से। अगर देखा जाए y से लेकर के और b तक, ठीक है, सो ये जो y से लेकर के b तक का डिस्टेंस है, ये बेसिकली क्या बन गया, डिस्टेंस जो कि किसने ट्रेवल किया, इंसिडेंट लाइट। किसके इक्वल होगा, स्पीड इनटू टाइम। v1t लिखिए या फिर ct लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एज इट इज अगर हम यहां पे बात करते हैं a से लेकर के और x तक, सो a से लेकर के x तक अगर देखें तो ये क्या होगा, दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिफ्रैक्टेड लाइट, एंड डिस्टेंस किसके बराबर होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये कितना आएगा, v2। अब जो ये ऊपर वाला ट्राइंगल है AXB, ट्राइंगल AXB, इस ट्राइंगल के अंदर आप लोग यूज कर लीजिए बेटा साइन आई, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर तुमने साइन आई लगाया, सो दिस इज परपेंडिकुलर YB बाय द हाइपोटेन्यूज AB, ठीक है। सो यहां पर कितना बना हमारे पास, YB बाय, नाउ व्हाट इज YB, दिस इज V1t एंड दिस इज AB। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर। इसी तरीके से जैसे ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, नीचे वाला ट्राइंगल लूं, दैट इज AXB। सो ट्राइंगल ऊपर AY था ना, यहाँ पे, हाँ, इधर ठीक कर लेते हैं। सो ये वाला है हमारा ट्राइंगल AYB, और इधर करते हैं ट्राइंगल AXB, और इसमें क्या लगाएंगे हम लोग बेटा, साइन आर, ठीक है। अगर हमने साइन आर लगाया तो हमारे पास कितना बना, AX एंड बाय AB, ठीक। सो ये कर दिया हम लोगों ने AX बाय, तो यहां से कितना आएगा, V2t बाय, बेटा समझ आ रहा है अच्छे से, पॉइंट्स क्लियर हो गए सारे। विश्वास की आंखों में नींद भरी है, जाग जाओ, नहीं तो रिजल्ट वाले दिन बहुत आंसू निकलेंगे इनमें से। भी समझो ध्यान से। नाउ टेकिंग रेशियो, इन दोनों का ही क्या कीजिए, रेशियो रख लीजिए, टेकिंग फर्स्ट बाय सेकंड। जैसे ही रेशियो रखा, क्या मिला बेटा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स, भाई AB से AB कैंसिल और T से T, सो हमारे पास साइन आई बाय साइन आर विल बी V1 बाय, परंतु V1 बाय V2, that is C by V, that is speed in rarer by the speed in is equal to refractive index, ठीक। इसको रिप्लेस करो तो कितना आ गया,
साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स एन। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, सो ये हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जो पहले किया था वो क्या था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो अभी करा ये क्या है आपका? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक हो जाएगा अच्छे से? पक्का? कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? नाउ इसके बाद हमारे पास पॉइंट देखो क्या आता है। हम लोगों ने जब वेव थ्योरी पढ़ी, वेव थ्योरी में पहला पॉइंट पढ़ा, तो हमने क्या कहा कि यहाँ ये जो वेव फ्रंट है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? सुपर इम्पोज कर रहे हैं, इंटरमिक्सिंग हो रही है यहाँ पे। तो जब कभी भी नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगे, देयर एनर्जीज विल गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड। वहां उनकी एनर्जी का क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो इस समय अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे वेव फ्रंट जो है वो क्या कर रहे हैं? वेव फ्रंट्स आर सुपरइम्पोजिंग विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? सुपर इम्पोज करेंगे। अगर वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर गए हैं तो उनकी एनर्जीज क्या करेंगी? रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगी। ठीक, सो अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन। और एनर्जी के रिडिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट एज द इंटरफेरेंस। ध्यान रहेगा। तो व्हाट इज इंटरफेरेंस? कि जब कभी भी नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करें, ठीक है, तो वहां उनकी एनर्जीज का क्या हो जाए? रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। एंड दैट फिनोमिना ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज टर्म्ड एज व्हाट? इंटरफेरेंस। उसी को क्या कहा जाता है? इंटरफेरेंस। ये ध्यान रहेगा? श्योर। अब हम लोगों को कुछ इक्वेशंस ध्यान रखनी है बेटा यहां पर, ठीक, सो उनको देखिएगा आप लोग ध्यान से। तो यहां से अलग कंसेप्ट शुरू होता है बेटा आपके पास। इंटरफेरेंस तो हमने लिख दिया ना। इक्वेशंस ऑफ resulting displacement, amplitude and intensity। ठीक, इनका भी डेरिवेशन नहीं करेंगे हम लोग, इक्वेशंस देखेंगे और उन इक्वेशन से फिर जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, उन सबको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। सो हम लोगों ने कंसीडर किया इसे वी हैव अ वेव ए और इसकी इक्वेशन से y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ऐसे कुछ रखिए। और दूसरी वेव जो इसके साथ सुपर इम्पोज कर रही है, से द वेव b, दिस इज y2 एंड दिस इज a2 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। चॉइस आपकी है। अगर आप ले रहे हैं +5 मतलब वो वेव लीड कर रही है, अगर आप लेते हैं -5 तो मतलब जो वेव बी है वो लैग कर रही है। दोनों में से कुछ भी लेके चल सकते हैं आप लोग, ठीक है। और यहां पर ये जो फाई है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फेज डिफरेंस, जिसका कि फॉर्मूला याद रखिएगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस जो रहेगा जब हमें क्वेश्चन में मिलेगा, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वेवलेंथ। ये किसके टर्म्स में रहेगा? वेवलेंथ, लैम्डा की टर्म्स में रहेगा बेटा, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास ये दोनों वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती है, तो सुपर इम्पोजिशन क्या कहता है? वो कहता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी रिजल्टिंग वेव की, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। अगर क्वांटिटी स्केलर होती तो सुपरपोजिशन कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल्स, पर क्वांटिटी यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। तो कैसा सम? वेक्टर सम, ठीक है।
So as per the superposition, the displacement, the net displacement will be what the vector sum of the individual displacement. और जब हम अपनी रीडिंग्स को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, so what we get y is equal to r sin omega t plus minus theta. अगर यहाँ प्लस लेके चलेंगे तो प्लस वाली आइडेंटिटी बनेगी, माइनस लेके चलेंगे तो माइनस बनेगी, तो हमने प्लस माइनस करके लिख दिया, जिसमें कि ये जो r है बेटा, this represents the resulting amplitude. ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास? रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड को। और थीटा जो है, दिस रिप्रेजेंट्स द रिजल्टिंग फेज। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? रिजल्टिंग फेज को। ठीक है, अब जब इसको डिराइव करते थे तो आपके पास आर के लिए अलग से फॉर्मूला बना करता था, और वो फॉर्मूला क्या हुआ करता है आप लोगों के पास बेटा, कि रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आर स्क्वायर will be equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi theta phi आएगा, phi that is a phase difference. ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं यहां पर इसको इस तरीके से कि r is equal to under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi, दोनों में से जो मर्जी इस्तेमाल कर लेंगे आप, ये ध्यान रहेगा। और फिर यहीं से बात चलती है इंटेंसिटी को लेकर के, कि क्योंकि इंटेंसिटी जो है is always proportional to the square of amplitude। और जब आप इस पॉइंट को यूज करते हैं अपनी इस इक्वेशन के अंदर, सो r इज रिप्रेजेंटिंग द नेट एम्पलीट्यूड, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हमें क्या देगा? यहां से विल गिव्स द रिजल्टिंग इंटेंसिटी। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं I net, द रिजल्टिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इनटू cos phi। तो ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखने हैं किस चीज के लिए? इंटरफेरेंस के लिए। कि इंटरफेरेंस में रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, और रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या रहेगी। अभी आगे चल के फॉर्मूले चेंजेस भी कर रहे हैं हम लोगों ने इसमें, इतना ध्यान रहेगा सभी को। फिर यहां पर दो कैटेगरीज बनती हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, किस तरीके से काम चलेगा ये देखो बेटा ध्यान से। विश्वास क्लियर हो रहा है बेटा? आनंद समझ आ रहा है बेटा? सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स लेकर के ध्यान रखेंगे हम इस चीज को। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है? मान लीजिए हमारे पास ये रही हमारी वेव A with the displacement y1, amplitude a1, and this superimposes with other wave V, displacement y2 and amplitude a2, and in such a way कि crust is with crust and trough is with trough। ठीक है, इसको किस तरीके से देखा जाता है? So this is, we have the first wave with the amplitude a1, ठीक है, and this is the another wave with the amplitude a2। Now we can say कि पहली वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का क्रस्ट दोनों साथ साथ हैं, पहली वेव का ट्रफ और दूसरी वेव का ट्रफ दोनों साथ साथ हैं। So crust is superimposing with crust and trough is superimposing with trough। So this indicates the zero phase difference। ये क्या इंडिकेट करता है? Zero phase difference। जब waves इस तरीके से superimpose करती हैं, the net amplitude comes out to be a1 square plus a2 square plus 2a1। भाई वो cos 0 will be 1 पड़ जाएगा। So resulting amplitude will be a1 plus a2।
भाई आपके पास आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 प्लस a2 का स्क्वायर, सो r विल बी a1 प्लस a2। तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड जो बनेगा कंस्ट्रक्टिव में वो कितना बना, a1 प्लस a2, ये चीज बनी। और अगर हम लोग लिखते हैं इंटेंसिटी, जल्दी से बैठ जाओ बेटा, तो इंटेंसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। क्यों, क्योंकि देखो ना एम्पलीट्यूड डायरेक्ट ऐड हो रहा है, इफ एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम, एंड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सो कैन बी रिटन एज r स्क्वायर और कैन बी रिटन एज a1 प्लस a2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। एंड नाउ व्हाट इज दिस a1, a1 को हम क्या लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज रूट i1 एंड a2 कैन बी रिटन एज रूट। तो ये सारे फॉर्मूलाज ध्यान रखने पड़ेंगे हमें, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ आइए कहानी। इसका मतलब जो नई वेव बनेगी उस नई वेव का एम्पलीट्यूड ओरिजिनल वेव से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक, ये जो नई वेव बनेगी हमारे पास, उस नई वेव का एम्पलीट्यूड हमारी ओरिजिनल वेव के एम्पलीट्यूड से ज्यादा हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर रहेगी, दिस वैल्यू विल बी a1 प्लस a2 एंड बेसिकली ये कौन हमारा r मैक्सिमम। ये चीज क्लियर हुई। तो ये कहानी किसकी है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम, इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। So basically this results in the formation of a bright fringe. आगे चल के हम देखेंगे तो ये क्या बनाएगा, कायदे से ब्राइट फ्रिंज बनाएगा। और हम लोगों को यहां पर ध्यान रखना है पाथ डिफरेंस। तो जब पाथ डिफरेंस की बात आती है, सो दिस इज ऑलवेज m लैम्डा, जिसमें की दिस n स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इस तरीके से। ठीक है, देखो कैसे, यहां पर हम लोगों ने क्या करा, cos 0 एंड cos 0 इज 1। तो हमें देखना है cos फंक्शन के अंदर जो 1 वैल्यू बनेगी, पॉजिटिव 1 जो बनेगा, वो कौन कौन सी वैल्यूज पर, कौन कौन से पाथ डिफरेंस पर बनेगा। तो वो जनरल फंक्शन कितना आता है हमारा, n लैम्डा, 0 पर, ठीक है, फिर उसके बाद लैम्डा पर, फिर उसके बाद 2 लैम्डा पर, फिर 3 लैम्डा एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा। तो वो ध्यान रखना है कि पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, n लैम्डा। तो ये सारी चीजें किस में ध्यान रखनी है हमें, कंस्ट्रक्टिव पे। यहां तक हो जाएगा अच्छे से। ठीक, देन इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है बेटा हमारे पास, दिस इज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या करना है, बिल्कुल रिवर्स कर दो। जैसे जो कंस्ट्रक्टिव में था ना, उसको बिल्कुल पलटी मार देंगे वहां पे। अस्तु बेटा एक्टिव रहो, नहीं तो क्लास से भगा दूंगा मैं। सो यहां पर हमारे पास एक वेव ली हमने a, इस तरीके से, विद द डिस्प्लेसमेंट y1 एंड एम्पलीट्यूड a1। और ये जो वेव है वो सुपर इंपोज हो रही है एक दूसरी वेव के साथ, इस तरीके से, एम्पलीट्यूड a2 एंड डिस्प्लेसमेंट y2। तो अब हमारे पास क्या है कि क्रस्ट इज सुपरइम्पोजिंग विद द ट्रफ ऑफ अनदर वेव एंड द ट्रफ इज सुपरइम्पोजिंग विद द क्रस्ट, इस तरीके से। तो ये फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, 180। यहां पर हमारा जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से चलता है, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, और जो दूसरी वेव है उसका ट्रफ, और ये क्रस्ट। सो दैट फेज डिफरेंस कितना हुआ, 180। अगर 180 डिग्री हुआ तो हमारे पास जो r स्क्वायर है विल गोइंग बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, क्योंकि यहां क्या था, प्लस 2a1 a2 cos थीटा, cos 5, और 5 की जगह हमने करा 180, तो cos 180 विल बी -1, और ये कितना हो जाएगा, -2a1 a2। सो r स्क्वायर विल बिकम्स a1 माइनस a2 का स्क्वायर, सो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड विल बी a1 माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो रिजल्ट विल बी मिनिमम। तो अगर हमारा एम्पलीट्यूड मिनिमम तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, सो वी कैन राइट मिनिमम इंटेंसिटी will be equal to r minimum का square, that is a1 minus a2 square, and can written as under root i1
माइनस अंडर रूट I2 स्क्वायर। कर सकते हैं या नहीं? दिस मीन्स यहां जो नई वेव बनेगी उस नई वेव का एम्पलीट्यूड ओरिजिनल वेव के एम्पलीट्यूड से हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा। एम्पलीट्यूड कम, इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। सो जब हम YDAC देखें, सो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? द डार्क फ्रिंजेस। ये किस तरह के फ्रिंजेस बनाएगा? डार्क फ्रिंजेस बनाएगा। सो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव याद रहेगा अच्छे से। फिर एज इट इज अगर हम यहां पर बात करते हैं पाथ डिफरेंस को लेकर के बेटा, सो यहां वैल्यू याद रखनी है 2n माइनस 1 एंड लैम्डा बाय, जिसमें कि आप n को 0 से नहीं, कहां से शुरू करते हैं बेटा? 1 से शुरू करते हैं। तो ये वो वाली पोजीशंस आ जाएंगी जहां पर कॉस फंक्शन में वैल्यू क्या चलेगी? माइनस। ठीक है, मतलब ये वो फंक्शन मिल जाएंगे हमें जहां हमारे पास एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, इंटेंसिटी मिनिमम होगी। किस तरह के फ्रिंजेस बनेंगे? डार्क फ्रिंजेस। यहां तक हो जाएगा अच्छे से? पक्का? आज यहां तक रखना है आपको बेटा, क्योंकि अभी इतने में तुम लोगों की जो हालत है